मैं फिर से आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी हुई है। इस मूवी की कहानी आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कंफ्यूज करके रखेगी और जैसे ही एंडिंग आपके सामने आएगी तो आपकी सारी प्रेडिक्शंस फेल हो जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस शानदार एक्सप्लेनेशन को जिसका नाम है लारा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब दोस्तों यही है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही मूवीज आप तक लाने का। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर को जिसका नाम है कार्तिक। हम देखते हैं कि वो एक घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचता है। अब कार्तिक कोई आम पुलिस वाला नहीं है बल्कि ऐसा बंदा है जो हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखता है। इस घर के हस्बैंड और वाइफ ने कार्तिक को फोन करके बताया कि उनके घर में चोरी हो गई है। वो लोग बहुत परेशान लग रहे होते हैं, इसलिए कार्तिक वहाँ के लिए निकल पड़ता है। अब कार्तिक जैसे ही घर में कदम रखता है वो चारों तरफ देखने लगता है। यहाँ उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो नोटिस करता है कि घर की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और कांच के टुकड़े बाहर की तरफ बिखरे पड़े हैं। फिर वो अंदर जाता है और देखता है कि अलमारी का ताला भी टूटा हुआ है। कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है जैसे कोई जल्दबाजी में चीजें ले गया हो। इस बीच वो उस घर के मालिक से पूछता है, भाई जरा बताओ तो तुम्हारे घर से कितना सोना चोरी हुआ। तो वो बंदा थोड़ा सोचता है, कुछ हिसाब किताब करता है और फिर कहता है कि सर हमारे पास इतने ग्राम सोना था और सब कुछ चोरी हो गया। वो हमारी मेहनत की कमाई थी। पर तभी कार्तिक उस बंदे को देखते हुए बोलता है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे घर में चोरी हुई ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बीवी ने सारा सोना कहीं गिरवी रख दिया हो, इसीलिए तुम एक बार अपनी वाइफ से अच्छे से बात करके देखो। अब ये सुनकर वो बंदा हैरान रह जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस वक्त उसकी बीवी भी पास में खड़ी होती है और उसका चेहरा देखकर लगता है कि वो थोड़ा घबरा गई है, लेकिन फिर भी वो चुप बनी रहती है। अब कार्तिक वहाँ से बाहर निकलता है तो असिस्टेंट अल्बर्ट जो हमेशा उसके साथ रहता है वो उससे पूछता है कि सर आपने ये कैसे पता लगाया कि चोरी उसकी बीवी ने की है। तो कार्तिक एक स्माइल के साथ जवाब देता है, देख अल्बर्ट, अगर कोई चोर बाहर से खिड़की तोड़ता तो कांच के टुकड़े अंदर गिरते, लेकिन यहाँ सारे टुकड़े बाहर पड़े हैं, मतलब खिड़की अंदर से तोड़ी गई है। दूसरी बात, मुझे किचन के डस्टबिन में एक स्लिप मिली जो सोने को गिरवी रखने की थी। उस स्लिप पर वही वजन लिखा था जो इस बंदे ने बताया। और तीसरी चीज, घर के बाहर एक कुत्ता था जो हमें देखकर भौंक रहा था। तो अगर रात को सच में चोर आता तो ये कुत्ता जरूर भौंकता और घर वाले जाग जाते। लेकिन इस बंदे ने कहा कि रात को कुत्ता बिल्कुल शांत था। अब सोचो, घर में सिर्फ दो लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ, और कुत्ता भौंका तक नहीं। ये आदमी परेशान है, इसने हमें बुलाया, जबकि इसकी बीवी शांत खड़ी थी। उसकी शक्ल पर सोने के चोरी होने का दुख कम और किसी और चीज की घबराहट साफ झलक रही थी। तो समझ गए ना कि असली खेल क्या है। इस तरह यहाँ से हमें पता चलता है कि कार्तिक का दिमाग कितना तेज है। वो हर एक छोटी डिटेल को पकड़ लेता है और उसकी नजर से कुछ भी नहीं छूटता। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पर, जहाँ हम एक ड्राइवर को आता हुआ देखते हैं। वो ड्राइवर शक्ल से बहुत परेशान और गुस्से में दिख रहा होता है, जैसे वो इस स्टेशन में पहले भी आ चुका हो और उसका कोई काम रुका हुआ हो। अब चीजें जल्दी ही साफ हो जाती हैं जब वो आते ही एक कांस्टेबल से कहता है कि सर मेरी बीवी घर से सारे पैसे लेकर भाग गई है, आप लोग अभी तक उसे ढूंढ क्यों नहीं पाए? प्लीज कोई अपडेट तो दीजिए, वरना वो सारे पैसे कहीं उड़ा देगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो आदमी अपनी बीवी से बहुत नाराज है और उसे बस अपने पैसों की चिंता है, बीवी के भागने की नहीं। पर तभी अल्बर्ट वहाँ आता है और उस ड्राइवर से कहता है कि देखो भाई, तुम्हारी बीवी के पास ना तो उसका फोन है और ना ही कोई ढंग की आइडेंटिटी। हम उसे ट्रेस कैसे करें? इसीलिए हमने तुमसे कहा था ना कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो तुम थोड़ा सब्र रखो। ऐसा हल्ला करने और रोज रोज आने से तुम्हारी बीवी तुम्हें मिल नहीं जाएगी। पुलिस को अपना काम करने दो। ये सुनकर वो ड्राइवर गुस्से में कुछ और कहने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर एकदम से चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम बीच पर एक मछुआरे को देखते हैं जो रोजमर्रा के काम से वहाँ से गुजर रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे कुछ दूरी पर एक डेड बॉडी नजर आती है, जिससे वो डर जाता है और फौरन अपने फोन से पुलिस को इन्फॉर्म करता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पहुँचती है और बात कार्तिक तक पहुँच जाती है, जिसके बाद कार्तिक भी क्राइम सीन पर आ जाता है। अब हालांकि वो उस डेड बॉडी को अच्छे से देखते हैं, फिर भी वो उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं ले पाते, क्योंकि बॉडी बहुत ही बुरी तरह से डिकम्पोज्ड हो चुकी होती है। साथ ही उसका चेहरा भी पहचानना मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि शरीर बहुत देर तक पानी में रहा था और ऊपर से कुछ मछलियों ने उसे खाकर बॉडी और चेहरे को बेकार कर दिया था। अब कार्तिक वहाँ खड़े होकर यही सोच रहा होता है कि क्या ये कोई मर्डर है या फिर इस लड़की ने खुद की जान ली है, और आखिर ये लड़की यहाँ कैसे पहुँची। इसके बाद वो अपनी टीम को आसपास किसी सामान को ढूंढने के लिए कहती है, जैसे उस लड़की का पर्स या कुछ और, लेकिन पुलिस को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद कार्तिक अल्बर्ट से कहता है कि वो आसपास के पुलिस स्टेशनों में पता करे कि क्या हाल ही में कोई लड़की मिसिंग हुई है जिसका कोई रिकॉर्ड हो।
तो इस तरह अल्बर्ट एक एक करके सभी पुलिस स्टेशंस में फोन करके पूछता है और साथ में उनको कहता है कि अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आए तो वो सबसे पहले कार्तिक सर को बताएं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ हमें उस शहर के एक बड़े पॉलिटिशियन का घर दिखाया जाता है। दरअसल ये कोई छोटा मोटा पॉलिटिशियन नहीं होता, जबकि शहर की एक बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट होता है। अब हम देखते हैं कि उस घर में टीवी चल रही होती है और न्यूज में बार बार यही दिखाया जा रहा होता है कि बीच के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। ये खबर सुनते ही पास बैठा पॉलिटिशियन का बेटा, जिसका नाम धीरज है, वो बहुत परेशान हो जाता है। यह खबर मिलते ही वो टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो बार बार टीवी की तरफ देख रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। ये देखकर उसका पिता कहता है कि बेटा हिम्मत रखो, अभी तुम्हारा फ्यूचर आगे पड़ा है। उस लड़की को भूल जाओ, वो अब वापस नहीं आएगी। जो किस्मत को मंजूर होता है हमें वही मिलता है, चाहे हम कुछ भी कर लें। वो कहता है धीरज अब रोने से कुछ नहीं होगा, मर्द बनो और आगे बढ़ो। लेकिन हम देखते हैं कि धीरज कुछ नहीं बोलता, वो बस चुपचाप अपने आंसुओं को पोंछता है और खामोश रहता है। अब यहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आता कि ये धीरज इतना परेशान क्यों है। क्या उसका उस डेड बॉडी से कोई कनेक्शन है? क्या वो उस लड़की को जानता था? खैर, उधर कार्तिक इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लगा होता है। तभी उसे याद आता है कि उस दिन वो ड्राइवर अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया था, जो पैसे लेकर भाग गई थी। इसीलिए वो सोचता है कि कहीं ये उसी ड्राइवर की बीवी तो नहीं। इसीलिए वो फौरन अल्बर्ट से उस ड्राइवर को मॉर्चरी रूम में बुलाने के लिए कहता है। अब अल्बर्ट उस ड्राइवर को फोन करता है और उसे वहाँ बुलाता है। अब दोस्तों, मैं आपको ये ड्राइवर तो बोल रहा हूँ, लेकिन आखिर ये ड्राइवर है इसका ड्राइवर। तो अब हम देखते हैं कि असल में ये एक दास नाम के कॉर्पोरेटर का ड्राइवर होता है, जो एक लोकल गुंडा टाइप आदमी होता है। खैर, इसके बाद जब ड्राइवर वहाँ पहुँचता है तो उसके साथ वो कॉर्पोरेटर दास भी मौजूद होता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये दास कार्तिक को देखते ही गुस्से में आ जाता है और वो कार्तिक से कुछ कहने ही वाला होता है, पर उससे पहले सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक दिन कार्तिक और उसकी टीम रास्ते पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और तभी दास का ड्राइवर वहाँ से गुजरता है और उसकी गाड़ी में ढेर सारा कचरा भी भरा होता है। अब कार्तिक उसे रोककर कहता है कि ये कचरा यहाँ नहीं फैलाना, शहर को साफ रखो। तो ड्राइवर कुछ बहाने बनाने लगता है, लेकिन तभी दास वहाँ आ जाता है। वो कार्तिक को रिश्वत देने की कोशिश करता है और कहता है कि सर थोड़ा साइड में चलिए, हम पर्सनली बात करते हैं। लेकिन कार्तिक कोई ऐसा वैसा पुलिस वाला नहीं होता। वो दास को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगली बार से ऐसा किया तो सीधे जेल में डाल दूंगा। जिसके बाद दास गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है और उस दिन के बाद से दास कार्तिक से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है। खैर, अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां ड्राइवर मॉर्चरी में उस डेड बॉडी को देखता है। उसकी आंखें उस लाश को गौर से देखती हैं, जिसके बाद वो बाहर आता है और कहता है कि नहीं सर, ये मेरी बीवी नहीं है। कार्तिक उसे घूरते हुए पूछता है कि अरे जब तुम्हारी बीवी भागी थी तो उसने ऐसा ही ड्रेस पहना था ना, सच बताओ क्या ये तुम्हारी बीवी नहीं है? तो ड्राइवर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर कहता है कि हाँ सर, ड्रेस तो ऐसा ही था, लेकिन ये मेरी बीवी नहीं है, मुझे यकीन है। अब ये चीज खड़े खड़े दास भी देख रहा होता है, जिसे अब एक मौका मिल जाता है और वो गुस्से में कार्तिक पर चिल्लाता है, क्या तुम लोग एक अनजान डेड बॉडी को मेरे ड्राइवर की बीवी बनाकर केस को क्लोज करना चाहते हो? रुको, मैं अभी बताता हूँ। इसके बाद वो फौरन उस बड़े पॉलिटिशियन को फोन करता है, जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा था। वो कहता है कि सर, मेरे ड्राइवर की बीवी भाग गई थी, अब पुलिस ने एक डेड बॉडी ढूंढी है और उसे धमका रहे हैं कि ये उसकी बीवी है। सर, ये लोग जानबूझकर केस को दबाना चाहते हैं, प्लीज कुछ कीजिए। पॉलिटिशियन उससे पूछता है कि उस ऑफिसर का नाम बताओ जो ड्यूटी पर है। तो दास उसे कार्तिक के बारे में बताता है। ये सुनकर पॉलिटिशियन कहता है कि दास, मैं कार्तिक को अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत ईमानदार ऑफिसर है। मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, पर अभी तुम उसे अपना काम करने दो और तुम चुप रहो। ये सुनकर दास मजबूरी में फोन रख देता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ होता। अब कार्तिक और अल्बर्ट पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। इस बीच रास्ते में उन्हें लगता है कि कोई उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहा है। एक अनजान गाड़ी बार बार उनके पीछे दिख रही होती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ से डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ डॉक्टर कार्तिक को बताते हैं कि सर, ये डेड बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो चुकी है, इसीलिए पोस्टमार्टम में बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि इस लड़की को किसी ऊंची जगह से फेंका गया हो या फिर उसने खुद कूदकर अपनी जान दी हो, क्योंकि इसके सर पर बहुत ही गहरी चोट थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। फिर रात भर पानी में रहने की वजह से समुद्र की मछलियां इसे काट काट कर खा गई, लेकिन इसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है और ये डूबकर नहीं मरी है, ये पक्का है। अब कार्तिक ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और उसकी आंखें डॉक्टर की रिपोर्ट को बार बार पढ़ रही होती हैं।
वो सोचता है कि अगर किसी को कूदकर अपनी जान देनी होगी तो वो किसी बिल्डिंग से कूदेगा। स्पेशली पानी में कूदकर मरने के लिए आदमी एक ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ नीचे वो सीधा पानी में जाए। इसलिए शायद ये लड़की खुद नहीं मरी थी बल्कि किसी ने इसको मारा था। पर फिर भी वो अभी कंफ्यूज था कि शायद ये लड़की रात में कूदी हो और नीचे पानी के आसपास वाले पत्थरों पर जाकर टकरा गई हो। तो इस तरह वो काफी दिमाग लगा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक नया क्लू मिलता है। उसे पता चलता है कि उस बीच के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसलिए वो फटाफट अपनी टीम को बुलाता है और कहता है कि जाओ उस रात की फुटेजेस को अच्छे से चेक करो। फिर जब वो फुटेजेस देखता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो हैरान रह जाता है। उस फुटेज में दो लड़के अपनी बाइक से एक लड़की के पीछे लगे होते हैं, जिसे देखकर कार्तिक अपनी टीम से कहता है कि फौरन बाइक के नंबर से इन दोनों की डिटेल्स निकालो। तभी एक कांस्टेबल बोलता है कि सर, इनमें से एक लड़के को तो मैं जानता हूँ, ये हाल ही में कुछ दिनों पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए हमारे स्टेशन पर आया था। तो कार्तिक अब रजिस्टर से उसका नंबर ढूंढता है और फोन करता है, लेकिन वो फोन स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वो अपनी टीम से कहता है इसके एरिया में जाओ और इन दोनों को ढूंढो। अब पुलिस वाले उस एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन उन दोनों का कोई अता पता नहीं होता। फिर उसी रात उन दोनों लड़कों में से एक, जिसका नाम दिनेश होता है, वो पुलिस स्टेशन पर आता है। वो कार्तिक से पूछता है कि सर, मैंने सुना है कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं, क्या बात है? तो कार्तिक उसे घूरते हुए कहता है, एक हत्या करके तुम मेरे सामने ऐसे बैठे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर दिनेश एकदम से शॉक्ड रह जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो डरते हुए कहता है, हत्या? सर, मैंने कोई हत्या नहीं की, ये क्या बोल रहे हैं आप? तो कार्तिक उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और पूछता है कि फिर तुम दोनों उस लड़की को क्यों भगा रहे थे, सच बोलो। अब दिनेश थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर सारी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि सर, उस रात मैं और मेरा दोस्त सत्या एक दारू की दुकान पर बैठे थे। हम अच्छे से दारू पी रहे थे और मजे कर रहे थे। दरअसल हमारा प्लान था कि पासपोर्ट बनवाकर हम सिंगापुर जाकर सेटल हो जाएंगे। उस दिन सत्या का पासपोर्ट तो आ चुका था, इसलिए उसी की खुशी में हम पार्टी कर रहे थे। मेरा पासपोर्ट भी कुछ दिनों में आने ही वाला था। इसके बाद दिनेश चुप हो जाता है। तो कार्तिक कहता है कि अभी तुम्हारी बात पूरी नहीं हुई। मैंने पूछा कि तुम लोग उस लड़की के पीछे क्यों थे, मुझे ये जानना है। तो दिनेश अब आगे बताता है कि सर, दारू पीने के बाद हम दोनों एक रेड लाइट एरिया में गए। उसके बाद वहाँ से हमने एक लड़की को पिक किया और उसे बीच पर ले गए। अब बीच पर आकर हम लोग गांजा पी रहे थे और इसी बीच सत्या ने उस लड़की को जबरदस्ती गांजा पिलाने की कोशिश की। हालांकि वो लड़की बार बार मना कर रही थी कि उसे इसकी आदत नहीं है, लेकिन सत्या जिद कर रहा था और उसकी नहीं सुन रहा था, जिस वजह से वो लड़की डरकर वहाँ से भागने लगी। अब मैंने सत्या से कहा कि यार उसे जाने दो, हम दूसरी लड़की लाएंगे, उसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। अब कार्तिक उससे कहता है कि ये सब तो ठीक है कि तुमने उसे नहीं मारा, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? तो दिनेश जवाब देता है कि सर, असल में हमने सिंगापुर जाने के लिए अपने बहुत सारे लोगों से काफी सारा कर्जा लिया था। अब कर्जे वाले बार बार फोन कर रहे थे, इसलिए हमने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। फिर कार्तिक पूछता है कि तुम लोग सिंगापुर क्यों नहीं गए और ये तुम्हारा दोस्त सत्या कहाँ है? तो दिनेश कहता है कि सर, सत्या तो सिंगापुर जा चुका है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया उसका पासपोर्ट आ चुका था, लेकिन मेरा पासपोर्ट नहीं आया और उसी के लिए मैं आपके पुलिस स्टेशन भी आया था, इसलिए मैं अभी तक वहाँ नहीं जा पाया। इसके बाद कार्तिक दिनेश से उस लड़की का एड्रेस पूछता है। तो दिनेश कहता है कि सर, मुझे उसका एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन जहाँ से हमने उस लड़की को पिक किया था मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। इसके बाद पुलिस वाले बिना देरी किए दिनेश के साथ उस जगह पर जाते हैं। अब रेड लाइट एरिया होने की वजह से वहाँ कुछ दूसरी लड़कियाँ पहले से मौजूद होती हैं। यहाँ कार्तिक उनसे पूछताछ करता है तो उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम जया है। वो लड़कियाँ उसे बताती है कि वो लड़की 2 दिन से वहाँ नहीं आई है। इसके बाद ये लोग उसका घर ढूंढते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जब वो जया के घर में घुसते हैं तो कुछ ऐसा देखते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जया की एक छोटी बेटी है जो स्कूल जाती है और दूसरी तरफ उसकी माँ बहुत बीमार है। खैर, अब कार्तिक जया से पूछता है, क्या तुम दिनेश को जानती हो? तो जया थोड़ा डरते हुए कहती है कि हाँ सर, मैं उसे जानती हूँ। वो कहती है कि सर, 2 दिन पहले वो और उसका दोस्त मुझे बुक करके बीच पर ले गए थे, जहाँ वो दूसरा आदमी मुझे गांजा पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे वो सब पसंद नहीं था। मैंने उन दोनों से मना किया, लेकिन वो आदमी नहीं माना तो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। इसी बीच कार्तिक उसकी बात सुनते हुए उसके शरीर को देखता है। वो नोटिस करता है कि जया के हाथों और कंधों पर कोई जख्म है, जिसमें से कुछ निशान सिगरेट से जलाए हुए लगते हैं। इसीलिए वो उससे पूछता है कि ये जख्म कैसे हैं, सच बताओ। तो जया अपनी आंखें नीचे करते हुए कहती है कि सर, कल एक बंदा मुझे अपने घर ले गया था। उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया और सिगरेट से जलाकर मारपीट की। मैंने ये काम मजबूरी में किया, क्योंकि मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए और मेरी माँ के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कई रिश्तेदारों से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की, तो उसे इस काम में शामिल होना पड़ा।
कार्तिक उसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और पूछता है, तुम इतना टॉर्चर सह गई, लेकिन उस रात तुमने गांजा क्यों नहीं पिया? तो जया जवाब देती है कि सर, अगर मैं गांजा पीती तो होश खो देती, फिर पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करते। होश में रहने से मैं थोड़ा बहुत बचाव कर सकती थी। इस तरह कार्तिक उसकी हिम्मत को देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें किस कस्टमर ने टॉर्चर किया? तो जया धीरे से कहती है कि सर, हमारे एरिया के एक कॉर्पोरेटर हैं, जिसका ड्राइवर ये सब काम करता है, उसी ने मुझे कल रात टॉर्चर किया था। तो अब कार्तिक पूछता है कि क्या नाम है उस ड्राइवर का? तो जया कहती है कि सर, उस ड्राइवर का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके मालिक कॉर्पोरेटर का नाम है दास। और ये जानकर कार्तिक के कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचता है कि ये ड्राइवर एक तरफ अपनी बीवी को ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ ऐसे काम कर रहा है। साथ ही उसे लगता है कि कहीं उसकी बीवी के गायब होने में खुद उसका ही तो हाथ नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पुलिस को जानबूझकर उलझा रहा हो। अब कार्तिक पहले तो उस ड्राइवर को बुलाने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो कुछ सोचकर पहले दिनेश को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाता है। अब कार्तिक उसे उस ड्राइवर की बीवी की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो दिनेश उस फोटो को गौर से देखता है और कहता है कि नहीं सर, इसे कभी नहीं देखा। अब कार्तिक कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो। तो इस तरह दिनेश वहाँ से बाहर निकलता है और फौरन अपने दोस्त सत्या को फोन करता है। वो कहता है कि भाई, लगता है अब हम बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब कार्तिक चुपके से उसकी बात सुन लेता है और शक करने लगता है कि ये दिनेश बाहर निकलते ही किससे बात कर रहा है और क्या छुपा रहा है। खैर, इसके बाद कार्तिक उस ड्राइवर के घर जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता, पर उसकी माँ दरवाजे पर मिलती है, जिससे कार्तिक उसके बारे में पूछता है। वो कहती है कि सर, मेरा बेटा कब आता है कब जाता है मुझे कुछ पता नहीं। वो घर में ढंग से पैसे भी नहीं देता और ऊपर से सारा पैसा दारू में उड़ाता है। घर में एक चवन्नी भी नहीं है। इस तरह उसकी माँ की बातों में गुस्सा और मजबूरी दोनों झलक रहे होते हैं। अब कार्तिक वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी वो ड्राइवर वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ वो कार्तिक को देखकर काफी डर जाता है और उसकी आंखें इधर उधर भागने लगती हैं। लेकिन कार्तिक उसे हिरासत में लेता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ वो उसकी खूब पिटाई करता है और चिल्लाते हुए पूछता है कि तूने जया को इतना टॉर्चर क्यों किया, और मुझे शक है कि तूने ही अपनी बीवी के साथ कुछ किया होगा। सच बता दे, वरना तो तू मुझे जानता ही है। अब ड्राइवर दर्द से कराहते हुए कहता है कि सर, मैंने अपनी बीवी के साथ कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन कार्तिक रुकता नहीं। वो पूछता है कि तूने कहा था कि तेरी बीवी 5 लाख रुपए लेकर भागी थी, लेकिन तेरी माँ कह रही है कि घर में चवन्नी भी नहीं है, तो तेरे पास वो 5 लाख रुपए कहाँ से आए? अब ड्राइवर बहुत मार खाने के बाद टूट जाता है और कहता है कि सर, वो पैसे मेरे नहीं थे, वो कॉर्पोरेटर दास के थे। मेरी बीवी दीपा उन्हें लेकर भाग गई। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ड्राइवर अपनी बीवी दीपा को हर रोज मारता पीटता था। दीपा अनाथ थी और उसे कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो चुपचाप मारपीट सहती रहती थी। फिर वो एक दिन ड्राइवर से कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही मारते रहे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। इस पर ड्राइवर हंसते हुए कहता है कि जो करना है मेरी परमिशन से करना, मरना है तो भी मेरी परमिशन लेकर ही मरना। उसकी बातों से दीपा का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से भागने का मौका ढूंढने लगती है। इस बीच फिर एक दिन वो मौका देखती है। उसके घर में दास के पैसे पड़े होते हैं, जिन्हें वो लेकर वहाँ से भाग जाती है। खैर, अब प्रेजेंट में दास एक लॉयर के साथ आता है और अपने ड्राइवर को वहाँ से छुड़ाकर ले जाता है। अब कार्तिक फिर से उस पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि क्या आप दोबारा से उस लड़की का पोस्टमार्टम कर सकते हैं? तो डॉक्टर जवाब देता है कि सर, जितना भी कर लो रिपोर्ट वही आएगी। वैसे भी मैंने बहुत डिटेल में चेक किया था। वो लड़की ऊंचाई से गिरी थी और नीचे सर टकराने की वजह से ही उसकी जान गई थी। उधर हम देखते हैं कि दास वापस पॉलिटिशियन को फोन करता है और कहता है कि सर, मैंने आपके कहने पर चुप्पी साधी, लेकिन आज कार्तिक ने मेरे ड्राइवर को टॉर्चर किया। उसने उसको बेवजह मारा। उसकी बीवी को तो वो ढूंढ नहीं पाए, उल्टा उसी को मारने में लगे हैं। इसीलिए आप प्लीज कुछ कीजिए। ये सुनकर वो पॉलिटिशियन कहता है कि जल्दबाजी मत करो, तुम कुछ मत करना, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, इसलिए मैं खुद कार्तिक से बात करूंगा, वो ऐसा नहीं करेगा। तो इसके बाद वो पॉलिटिशियन कार्तिक को अपने घर बुलाता है और कहता है कि देखो कार्तिक, शक के आधार पर तुम किसी को इतना टॉर्चर नहीं कर सकते। अगर उसकी बीवी नहीं मिल रही तो उसको छोड़ दो और उस लड़की के केस के चक्कर में उस ड्राइवर को मत उलझाओ। और मुझे लगता है कि वो लड़की खुद ही पानी में कूदकर मरी है, इसलिए तुम भी इस केस को यही दिखाकर बंद कर दो। मैं तुमसे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस केस में कोई दम नहीं है और मुझे लगता है कि तुम बेवजह अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मेरे पास चुनाव का प्रेशर है, इसीलिए वो दास मुझे बार बार इस बारे में बोलता है। अगर उसका ड्राइवर दोषी होता तो वो मुझसे उसको छुड़वाने की बात कहता या कुछ ना कुछ जरूर बताता, इसलिए तुम इस केस को यहीं बंद कर दो। अब कार्तिक उसकी बात को ध्यान से सुनता है और उसकी मजबूरी भी समझता है, लेकिन वो चुप नहीं रहता क्योंकि उसको डॉक्टर की बात याद आती है। वो लड़की डूबकर नहीं बल्कि सर पर चोट लगने की वजह से मरी थी। अब इसी बीच हम देखते हैं कि कार्तिक का साथी अल्बर्ट
उधर ड्राइवर को फॉलो करता रहता है और उसी एरिया में अब वो सत्या को देखता है। वही दिनेश का दोस्त जिसके बारे में उसने बताया था कि वो सिंगापुर चला गया है, अब वो कार्तिक को फोन करता है और कहता है कि सर सत्या तो यही है इंडिया में, वो कहीं नहीं गया। तो कार्तिक कहता है कि ठीक है, उसको पकड़ लो और फौरन थाने ले आओ। इसके बाद पुलिस सत्या को पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। यहाँ कार्तिक उससे पूछता है कि भाई दिनेश ने बताया कि तू सिंगापुर गया था, फिर यहाँ कैसे? तो सत्या कहता है कि सर एन मौके पर मेरी फ्लाइट मिस हो गई, अब मैं कर्जे वालों से बचता फिर रहा हूँ क्योंकि विदेश जाने के लिए हम लोगों ने कर्जा लिया था। अब कार्तिक उससे उस रात के बारे में पूछता है कि उस रात क्या हुआ था, सच सच बताओ। तो सत्या उसे सच बताता है। वो कहता है कि उस रात जया के भागने के बाद हम भी वापस अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में हमें एक और लड़की दिखी। अब हमने उसे अपने साथ लेने की कोशिश की लेकिन वो मना कर रही थी और इसी बीच जब मैंने उसे दोबारा साथ चलने को कहा तो उसने वापस मना कर दिया और नशे की वजह से मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ भी मार दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। अब दिनेश ने मुझे डांटा कि ये क्या कर दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो? दिनेश उससे कहता है कि हमें विदेश जाना है, अगर इस लड़की ने ये बात पुलिस को बता दी कि हमने इसे मारा या अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो पुलिस हमारा पासपोर्ट वीजा सब कुछ क्लियर होने से रोक देगी, इसलिए हमें इसको कहीं लेकर चलना चाहिए और होश में आने तक इसका वेट करना चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों उसे लेकर एक चावल मिल के गोडाउन में ले जाते हैं और फिर जब वो लड़की होश में आती है तो ये दोनों उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमने सोचा कि तुम रेड लाइट एरिया में काम करने वाली लड़की हो, इसलिए हमने तुम्हें अपने साथ चलने को कहा था, पर तुम ये बात पुलिस को मत बताना क्योंकि हम लोग विदेश जा रहे हैं और अगर तुमने कंप्लेंट कर दी तो हमारा पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। अब इस बीच अचानक दिनेश के पास पुलिस स्टेशन से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो लड़की उन दोनों से कहती है कि तुम लोगों की वजह से मेरा एक बहुत जरूरी काम खराब हो गया, इसलिए जब तक वो काम नहीं हो जाता तुम लोग मेरी मदद करो, मैं भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करूंगी। तो उस दिन के बाद से ये दोनों पासपोर्ट और वीजा के आने का वेट करने लगते हैं और उस लड़की को रोज मिल में जाकर खाने पीने की चीजें देते रहते हैं ताकि वो बाहर जाकर पुलिस को कुछ ना बताए और ये लोग इंडिया से चले जाएं। लेकिन इसी बीच एक दिन इन दोनों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये उस लड़की से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो हमें दे दो, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। तो ये सुनकर वो लड़की अपने बैग में से कुछ पैसे इन दोनों को दे देती है, लेकिन ये इंडियन करेंसी नहीं होती बल्कि डॉलर्स होते हैं। और इसी बीच अल्बर्ट ने उसे देख लिया और पकड़कर यहाँ ले आया। अब कार्तिक सत्या से पूछता है कि ये बताओ कि वो लड़की अपने किस काम को पूरा करने के बारे में कह रही थी, तो तुम्हें पता है वो काम क्या है और तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके पास डॉलर्स कहाँ से आए। तो ये सुनकर सत्या कहता है कि सर मुझे और दिनेश को इन चीजों से मतलब नहीं था, हमें बस अपना पासपोर्ट मिलते ही यहाँ से निकलना था, इसलिए हमने उससे कुछ नहीं पूछा। बस हमारे बीच एक डील हुई थी कि मैं उसके डॉलर्स को इंडियन रुपीज में बदलवा दूंगा, जिसके बदले वो मुझे 20% देने वाली थी। अब इसके बाद कार्तिक दिनेश और सत्या को लेकर उसी मिल में जाता है ये देखने के लिए कि आखिर ये लड़की कौन है। और जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो कार्तिक हैरान हो जाता है क्योंकि ये असल में कोई और नहीं बल्कि उस ड्राइवर की बीवी थी जो पैसे लेकर भाग गई थी और उसका नाम था दीपा। अब कार्तिक उससे पूछता है कि कैसी बीवी हो तुम जो अपने हस्बैंड के पैसे लेकर घर से भाग गई, वो रोज आकर हमसे तुम्हें ढूंढने के लिए कहता है। तो दीपा रोते हुए कहती है कि सर मुझे मेरे पति के पास मत भेजो, वो मुझे बहुत मारता है, इसीलिए मुझे घर से भागना पड़ा। मैं अनाथ थी इसलिए उसने मुझसे शादी कर ली, लेकिन आए दिन उसके टॉर्चर को सह सहकर मैं अंदर से मर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया और पैसे लेकर भाग आई। कार्तिक कहता है कि तुमने इसके बारे में किसी से शिकायत नहीं की और पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की। तो वो बताती है कि आए दिन उसका पति दास उसको धमकी देता था कि वो पुलिस से उसे छुड़ा लाएगा, जिसके बाद वो फिर से उसे मारेगा, इसलिए मैंने ये बात अपनी सास से कही थी, लेकिन मेरी सास और बुरी निकली, उसने ये बात दास को बता दी, जिसके बाद दास और मेरा पति दोनों मिलकर ही मुझे टॉर्चर करने लगे और मेरे साथ गलत काम करने लगे। अब आप ही बताइए सर मैं क्या करती। अब कार्तिक पूछता है कि ये डॉलर्स तुम्हारे पति के पास कहाँ से आए। तो वो कहती है कि सर मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा था कि इसमें अपने देश के ही पैसे होंगे, क्योंकि अक्सर दास के पैसों को घर में छुपाने के लिए मेरा पति पैसे लेकर घर पर रख देता था, लेकिन इस बार इसमें डॉलर्स थे जो मुझे भागने के बाद पता चला। कार्तिक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास लेकर नहीं चल रहा, अभी तुम मेरे साथ एक पॉलिटिशियन के पास चलो, वो तुम्हें किसी नारी आश्रम में शिफ्ट करवा देंगे जहाँ से तुम एक नई शुरुआत कर पाओगी। तो वो पूछती है कि आप कहीं वो प्रेसिडेंट सर की बात तो नहीं कर रहे। कार्तिक कहता है कि हाँ, क्यों, तुम उन्हें जानती हो। तो यहाँ दीपा एक शॉकिंग बात बताती है कि सर वो तो और खतरनाक आदमी हैं,
क्योंकि जब मैं पैसे लेकर भाग रही थी तो मैंने एक ब्रिज के ऊपर उन्हें एक लड़की की लाश को पानी में फेंकते हुए देखा था, जिससे मैं डर गई थी और इसी डर की वजह से मैं एक जगह चुपचाप खड़ी थी और इसी बीच मुझे दिनेश और सत्या ने देख लिया। ये सुनकर अब कार्तिक के होश उड़ जाते हैं कि आखिर उस लड़की को मारने के पीछे उस पॉलिटिशियन का हाथ है। तभी उसे समझ में आता है कि क्यों वो उस केस को बंद करने के लिए कह रहा था, ताकि शक की सुई या कोई सुराग उसके खिलाफ ना मिल जाए। खैर, इसके बाद कार्तिक फौरन उस पॉलिटिशियन के पास जाता है और कहता है कि सर, मैंने उस कातिल को ढूंढ लिया है जिसने उस लड़की को मारा। अब क्या आप बताएंगे कि असल में क्या हुआ था? ये सुनकर वो कहता है कि मुझे पता था कार्तिक कि तुम एक दिन इस केस को सॉल्व कर ही लोगे, इसीलिए मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो पॉलिटिशियन कार्तिक को पूरी बात बताता है, जिसके बाद सीन सीधा फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उस पॉलिटिशियन का बेटा धीरज लारा नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। अब लारा की बात करें तो वो एक ऑर्फनेज चलाती थी और गरीबों की मदद करती थी। धीरज को भी लारा की ये बात पसंद थी और बहुत ही जल्द ये दोनों शादी करने का भी प्लान कर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन एक पुलिस वाला उस अनाथालय को खाली करने के लिए कहता है। इसी बीच वो वहाँ की लड़कियों से बदतमीजी भी करता है। लारा उसको ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो पुलिस वाला कहता है कि इस अनाथालय में ड्रग्स रखे जाते हैं, बॉम्ब और हथियार रखे जाते हैं, इसलिए इसे बंद करना होगा। तुम लोग नक्सलियों के साथ मिले हुए हो। अब लारा और बाकी लोग उसे काफी समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और बाकी लोग सबूत देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों से नक्सलियों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद वो पुलिस वाला कोर्ट से ऑर्डर लेकर वो अनाथालय भी बंद करवा देता है, जिसके बाद उसमें रहने वाले सभी लोग सड़क पर आ जाते हैं। अब लारा इन सभी चीजों से बहुत परेशान चल रही थी, इसलिए वो ये बात धीरज को बताती है। फिर धीरज उससे कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं वापस आने के बाद पापा से बात करके उस अनाथालय को फिर से खुलवा दूंगा, लेकिन तब तक तुम कोई कदम मत उठाना और मेरा वेट करना। इस तरह अब धीरज तो चला जाता है, लेकिन इस बीच उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होती है जो अनाथालय से निकाले गए थे, इसलिए लारा के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो उन लोगों के साथ मिलकर सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाती है और धरना देने लगती है। लेकिन इससे वो पुलिस ऑफिसर और ज्यादा भड़क जाता है और उन लोगों पर लाठीचार्ज करवा देता है, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। इस सब से लारा बहुत परेशान हो जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि लारा को असल में अस्थमा की दिक्कत होती है, जिससे ज्यादा खुशी और ज्यादा दुख में उसे ब्रीदिंग इश्यूज होते रहते हैं और वो अपने पास एक इनहेलर हमेशा रखती है। अब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ऊपर से धीरज भी अभी तक वापस नहीं आया होता। इसके बाद लारा गुस्से में कुछ नक्सलियों से बात करती है और आखिर में वो लोग एक साथ मिलकर उस पुलिस वाले को मार डालती हैं। और इतना ही नहीं, वो एक एक करके उन सभी लोगों को मार देती है जिन्होंने उस अनाथालय को गलत तरीके से बंद करवाया था। इसी बीच धीरज वापस आने के बाद उसे कई कॉल्स करता है, लेकिन वो फोन पिक नहीं करती। पर फिर धीरज उसे ढूंढ लेता है, जहां लारा उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात समझाती है कि ये सब करना उसकी मजबूरी थी और अब वो उन लोगों को मारने के बाद गिल्ट में जी रही है, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रही। इसके बाद धीरज उसके लिए अपने पापा से बात करके वो ऑर्फनेज फिर से खुलवा देता है और लारा को वहाँ लेकर पहुँचता है। लारा इससे बहुत खुश होती है और वो दोनों चुनाव के बाद शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अब इस शादी की खुशी में लारा को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, पर इस वक्त उसके पास इनहेलर नहीं होता। उसकी तबीयत खराब होते देख धीरज को याद आता है कि उसकी कार में एक पुराना इनहेलर पड़ा हुआ है, इसीलिए वो फौरन इनहेलर लेने के लिए भागता है। लेकिन वो इनहेलर खाली होने से लारा पर काम नहीं करता, जिससे वो तड़पने लगती है। अब धीरज बेचारा उसको मरता हुआ देखकर रोने लगता है और जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच लारा अपना दम तोड़ देती है, जिससे धीरज शॉक्ड हो जाता है। अब वो कुछ देर वहीं सुध-बुध खोकर बैठा रहता है और थोड़ी देर बाद होश में आने पर अपने पिता को फोन करके बुलाता है और सब कुछ बताता है। उसका पिता कहता है कि देखो बेटा, लारा नक्सल थी, इसलिए अब अगर पुलिस को पता चला कि वो हमारे साथ थी तो हम लोग फंस जाएंगे। कोई भी सच नहीं मानेगा जो यहाँ हुआ, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं इसको देख लूंगा, तुम यहाँ से जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस तरह वो धीरज को भेज देता है और खुद लारा की लाश को ब्रिज से ले जाकर फेंक देता है। अब कार्तिक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि लारा को किसी ने मारा नहीं था, ये उसकी नेचुरल डेथ थी। इसलिए वो सबसे पहले दास और उस ड्राइवर को गिरफ्तार करता है, क्योंकि दास हवाला के पैसे ट्रांसफर करता था, जिसके बारे में ड्राइवर की माँ उनके खिलाफ गवाही देती है। वहीं धीरज उस ड्राइवर की बीवी दीपा को अपनी बहन मानते हुए उस ऑर्फनेज में काम दिलवा देता है। लेकिन दोस्तों, फाइनल ट्विस्ट ये है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से लारा सर में चोट लगने से मरी थी और यहीं ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो यहाँ कुछ सवाल हैं जो डायरेक्टर ने हम पर छोड़ दिए हैं। एक तो ये कि अगर सर में चोट लगने से लारा मरी थी तो इसका मतलब नीचे फेंकने से पहले उसकी सांसें चल रही थी, और अगर ऐसा था तो पॉलिटिशियन और उसके बेटे को ये बात पता क्यों नहीं चली, या वो उसे हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गए।
ऐसा भी हो सकता है कि उस पॉलिटिशियन ने जानबूझकर ऐसा किया हो। रास्ते में उसने शायद अंदाजा लगा लिया हो कि लारा जिंदा है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने से सभी के सामने यही बात आएगी कि वो नक्सल से मिला है, इसलिए उसने ऊपर से तभी उसे फेंक दिया हो। अब आप सोचेंगे कि कार्तिक ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई वो तो बड़ा ही होशियार पुलिस वाला था। तो कार्तिक ने इस बीच कुछ डॉक्टर्स से बात की थी, जिन्होंने बताया था कि अस्थमा के पेशेंट के अटैक के वक्त धड़कनें इतनी धीमी हो जाती हैं कि नॉर्मल आदमी को यही लगता है कि सामने वाला मर चुका है। इसीलिए कार्तिक ने इसी डाउट की वजह से पॉलिटिशियन या धीरज पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। इसके अलावा अगर कोई दूसरी थ्योरी आपके दिमाग में है तो आप मुझे